So, hello everyone, welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. So, in today's discussion, we have three articles. The first article is Aadhaar not a proof of date of birth. तो आधार एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. उसका वन ऑफ द रीज़न तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया है कि बेसिकली आधार जो है वो एज का प्रूफ वैलिड नहीं है, राइट. और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट दो चीजें क्लैरिफाई कर चुका था. पहला कि जो आपका आधार है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, इसको आप रेसिडेंसी प्रूफ फिर भी मान सकते हो, पर सिटीजनशिप को लेकर ये कुछ भी प्रूफ यहाँ पे नहीं करता है. दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आधार है वो ऑल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है. तो जो ये मैंडेटरी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, ये किसके बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद आया था. तो यहाँ पर बेसिकली जो के एस पुट्टास्वामी कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे, उनके बहुत एफर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था. एंड रिसेंटली जो के एस पुट्टास्वामी उनकी डेथ हो गई है, तो उस वजह से भी आधार न्यूज में. तो अगर मैं समरी में आपको बताऊं तो एक तो के एस पुट्टास्वामी का डेथ हुआ है और उन्होंने आधार को लेके काफी काम किया था. दैट्स वाई आधार को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. अनदर, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि एज के अगर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे एज को बेसिकली स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसमें से आधार तो एक नहीं है, राइट. और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर जुवेनियल केसेस के अंदर, जहां पर किसी भी टीनेज की जो एज है वो कितनी है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक, तो इसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, आधार एज अ आइडेंटिटी नॉट अ एज प्रूफ. एक आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट आप इसको मान लो कि भाई मैं कौन हूँ, लो मेरा आधार देख लो, बट इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ एज. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था और UIDAI का जो एक सर्कुलर था, उसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, राइट. तो डेट ऑफ बर्थ से ही आपका एज जो है बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब वही वाली बात हो गई. यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे जो जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन 94, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है और ये कहा है कि जो मेट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट होता है, 10th का सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और डॉक्यूमेंटेशन है, वो एज के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, बाकी नहीं. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के रूलिंग्स को भी यहाँ पे साइट किया और मैंडेट किया कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो बेसिकली आधार कार्ड के ऊपर एज वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा रिलायबल है, राइट. ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं. तो बेसिकली लीगली एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कितनी एज है, लाइक बिलो 18 है या फिर अबव 18 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्टिफाई करना. क्योंकि अगर आप जुवेनियल बेसिकली एज में आते हैं, तब तो आपको जो आपका एक जुवेनियल जस्टिस बोर्ड होता है उसके पास सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है. अदरवाइज आपका नॉर्मल जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रहे होते हैं उसके साथ कंटिन्यू किया जाता है, राइट है. इसके अलावा आधार को लेकर वेरियस जजमेंट्स आए हैं. जैसे एक आया है आपका 2018 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो मैंने बताया रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो ये न्यूज में है, जिसमें कहा था कि भाई आधार जो है गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स और इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए मैंडेटरी नहीं है, बिना उसके भी होना चाहिए. इसके अलावा हाई कोर्ट्स के रूलिंग की बात करें तो हाई कोर्ट्स अलग अलग कई बार ये बता चुके हैं कि भाई एज का प्रूफ आधार यहाँ पे नहीं है, जिसको साइट किया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी. जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015, इसका जो सेक्शन नंबर 94 है, ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि जो स्कूल सर्टिफिकेट्स है नॉट आधार, उसको यहाँ पे जो है एज वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है. तो ये तो आया है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जिसमें एक लीगल क्लैरिटी यहाँ पर दे दी गई है. नाउ आधार के बारे में एक बेसिक डिटेल देख लेते हैं. तो आधार आपके पास भी होगा ही, 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. और जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, UIDAI, उसके द्वारा बेसिकली रिलीज किया जाता है टू दी बेसिकली इंडियन रेसिडेंट्स. नाउ प्लीज फोकस ऑन दैट वर्ड इंडियन रेसिडेंट, नॉट सिटीजन्स. भारत में जो भी रह रहा है उसके पास आधार हो सकता है, डजेंट मीन कि आपके पास आधार है तो आप भारत के नागरिक बन गए हो. नो,
राइट। ओके, इसके अंदर बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के बायोमेट्रिक एंड आपके डेमोग्राफिक डाटा होता है, ठीक है। आधार को इनिशियली एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट लेकर आई थी, लेकिन बाद में जो है बेसिकली इसका स्कोप बढ़ा दिया गया और फिर हुआ कि भाई गवर्नमेंट के किसी स्कीम का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आधार इज मैंडेटरी, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के द्वारा यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। हमारे पास आधार को लीगल बैकिंग देने के लिए एक एक्ट भी है, दैट इज आधार एक्ट 2016। आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, ठीक है। वो आधार का यूज कैसे होगा, कहाँ पे मैंडेटरी है कहाँ पे नहीं, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल देता है या तो। सो दिस इज द एक्ट जहाँ से इसको एक लीगल बैकिंग मिलती है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था, आई होप बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं सेकेंड आर्टिकल पर, इसको आप जीएस पेपर 2 के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जुडिशरी में वुमेन्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इसको लेकर एक एडिटोरियल आया था, तो यू विल गेट मेनी डाटा पॉइंट यहाँ से, जहाँ पे आप बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ लिख रहे हो या जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर कुछ लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप बता सकते हो किस तरह आज 2024 में भी जुडिशरी के अंदर जो वुमेन्स हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, राइट। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहली बात तो एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ द जुडिशरी, बेसिकली 2023 की रिपोर्ट है, और इसी में एम्फसाइज किया गया है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन और रिटेंशन जुडिशरी में encourage करने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की यहाँ पे जरूरत है। तो जैसे इसमें बताया गया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में केवल 36.3% वुमेन का ही रिप्रेजेंटेशन है, हाई कोर्ट्स की बात करोगे तो केवल 13.4% रह जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में केवल जो है 9.3% है। मतलब सबसे जो आपका एक कह सकते हैं कि माई बाप वाला कोर्ट है, वहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन सबसे खराब है। और कुछ स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड देन वी हैव मणिपुर, यहाँ पे या तो हाई कोर्ट्स में एक भी वुमेन जजेस नहीं है या फिर एक है, करेक्ट है। तो इसके अलावा अगर हम बार की बात करें तो जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स है उसमें भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो बात करते हैं कि इतना कम वुमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में है क्यों। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। फर्स्ट है एंट्री बैरियर, राइट है। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट्स में एक हाई कोर्ट जज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका कॉन्टिन्यूस एक सर्विस रहा हो। अब एक वुमेन के ऊपर उसकी फैमिली एंड कुछ एज अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कई बार उनको मैटरनिटी लीव वगैरह लेनी पड़ती है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस सर्विस नहीं रह पाता, दैट्स वाई बहुत सारी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं होते। दूसरा ये भी देखा गया है कि जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ पे तो वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला भी हुआ है, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है जजेस अपॉइंट होते हैं, तो शायद कॉलेजियम में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो इसीलिए कॉलेजियम शायद वुमेन के नियम उतने रिकमेंड भी नहीं करता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन अगर हम बात करें, अगर एक वुमेन जज कोर्ट के अंदर एज अ जज काम कर भी रही है तो रिटेंशन का चैलेंज है। जैसे सबसे पहली बात तो वर्क एनवायरनमेंट, तो वो वुमेन के लिए तो वर्क एनवायरनमेंट अभी भी हम मतलब ट्राई ही कर रहे हैं कि अच्छा बना पाए। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक कुछ कंडीशंस हैं, लाइक आपके बेबी को मिल्क फीड करने के लिए फीडिंग रूम्स नहीं है, राइट। आपके बेसिकली जो वॉशरूम्स हैं वो इजिली हाइजेनिक कंडीशंस में अवेलेबल नहीं है, राइट है। इसके अलावा जो आपके कलीग्स है या फिर जो आपके सब ऑर्डिनेट्स भी हैं, उनका भी वुमेन्स को लेकर जो एक बेसिकली नजरिया है, राइट है, वो बहुत सेंसिटिव वाला नहीं होता। तो लाइक अगर एक मदर के तौर पर आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बेबी को संभालने की, अगर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, राइट, तो उसके साथ साथ अगर आप जॉब पे भी जा रहे हो तो वहां पर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको एबल करे कि आप अपने बेबी को भी टेक केयर करते हुए अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सको। देन इसके अलावा अगर वुमेन्स पीरियड्स लीव्स या फिर मैटरनिटी लीव्स लेती हैं तो दे मेल कोलीग्स हैव दिस आइडिया कि अरे लड़की है तो छुट्टी मिल गई, बट नो, इट्स अ बायोलॉजिकल डिमांड। जैसे अगर आपको कभी फीवर होता है और मे बी अनफॉर्चुनेटली यू मेट विद एक्सीडेंट, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। इन अ सिमिलर मैनर द पीरियड लीव एंड द मैटरनिटी लीव इज अ एक्चुअली नेसेसिटी फॉर अ वुमेन, इसलिए नहीं कि लड़की है तो छुट्टी मिल गई। तो वो वाले रीजंस भी हैं जो आपको वर्क एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। जेंडर बाइसेस हैं, ट्रांसफर पॉलिसीज इस तरीके की हैं कि वो वुमेन नीड्स को ध्यान में नहीं रखती हैं, क्योंकि एक वुमेन के लिए अपने चिल्ड्रन को बार बार
मतलब छोड़ के ट्रांसफर ऑर्डर्स को मानना, या फिर स्कूल्स बार बार चेंज कराना डिफिकल्ट हो जाता है। मेल पर्सन के लिए तो ट्रांसफर हो जाता है, वो चले जाते हैं क्योंकि घर पे वुमेन बैठ के बच्चों को संभाल रही है, राइट, वो वाली चीज है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो एडुकेट एम्यूनिटीज नहीं है, राइट है, हमें बहुत ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अब चैलेंजेस पता है तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस, राइट, क्या मतलब ऐसा करे। तो सबसे पहली बात तो जेंडर सेंसिटिव रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन पॉलिसीज होनी चाहिए। तो पहली बात तो भाई बिहेवियरल चेंजेस जो है आपका होना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों ना हो, राइट, क्या करें, भी है स्ट्रगल। तो मतलब आप यहाँ पे देखोगे फ्लेक्सिबल एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए वुमेन्स के लिए। ट्रांसफर पॉलिसीज में वुमेन के रोल को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिए मतलब आज भी अगर ये डिमांड करनी पड़ रही है कि इम्प्रूव वॉशरूम कंडीशंस, तो क्या ही है। तो मतलब ठीक है, एस्टैब्लिश डेडिकेटेड वॉशरूम, क्रैश फैकल्टी फैसिलिटीज, फीडिंग रूम्स, राइट है, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वुमेन सेंटर्ड जो फैसिलिटीज हैं वो भाई हो, करेक्ट। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसीजन मेकिंग रोल है उसमें भाई वुमेन को भी लेके आओ, ताकि वो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेमिनिन लेंस से जो है चीज़ों को यहाँ पे देख सके। तो अडॉप्ट द फीमेल गेज अप्रोच, ये यहाँ पे मतलब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो यस, इट्स एक्चुअली कंप्लीट मीन्स आंसर राइटिंग का आंसर, जिसको आप बड़े प्यार से मतलब एज इट इज लिख सकते हो। नाउ द लास्ट आर्टिकल, फर्टिलाइजर शॉर्टेज इन इंडिया। तो आपको पता है कि गाजा और यूक्रेन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रहे हैं, इसकी वजह से फर्टिलाइजर की कोस्ट एंड उनके सप्लाई चेन पर इंटरप्शन देखने को मिली है, एंड जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, बिकॉज इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लाइवलीहुड देने के लिए प्रोमिनेंट सेक्टर है, एंड वहाँ पे फर्टिलाइजर हम काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड हमारे यहाँ फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना कंजप्शन है, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा 22-23 में था, वो था 20 मिलियन मीट्रिक टन, और हमारा डैप, यूरिया, एनपीके, एसएसपी, ये कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स है जिनकी डिमांड हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर हम इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे, अगर हमने 20 मिलियन मीट्रिक टन प्रोड्यूस किया था, तो हमने 18 पॉइंट समथिंग मिलियन मीट्रिक टन इंपोर्ट किया था, काफी बड़ा नंबर है। और इंडिया अपनी डिमांड का 20% यूरिया और डैप करीब 50-60%, और एमओपी यानी कि पोटाश उसका 100% इंपोर्ट करता है, राइट, पूरा का पूरा हम इंपोर्ट ही करते हैं। और कहाँ से करते हैं, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ईरान, इजिप्ट। तो आप ईरान की बात कर लो, सऊदी अरेबिया की बात कर लो, और बेसिकली चाइना, रशिया की बात कर लो, मतलब जियो पॉलिटिकल कंडीशंस वहाँ पे ठीक तो नहीं है। इसी की वजह से फर्टिलाइजर के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, सप्लाई चेन इंटरप्शन आ रहे हैं, और पेट्रोलियम बेस्ड फर्टिलाइजर जो है वो तो ज्यादा ही प्रॉब्लम में है, करेक्ट। तो चैलेंजेस क्या क्या है, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सप्लाई चेन जो है हमारी वल्नरेबिलिटी है, प्राइस फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इनसफिशिएंट डोमेस्टिक कैपेसिटी है, राइट। तो फिर भाई कैसे रिजॉल्व करें, सिंपल सी बात है, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भाई घर में ही आप अपना जो फर्टिलाइजर है उसको दबा के प्रोड्यूस कीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी 6 न्यू यूरिया प्लांट जो है वो बेसिकली बनने के लिए बात हो चुकी है, कुछ और बनाने की जरूरत है। देन आपको अपने कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे, प्लीज मूव टू द ऑर्गेनिक एंड द नेचुरल फार्मिंग, राइट। तो जहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। साथ में नैनो यूरिया अडेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होता है कंपैरेटिव टू जो आपका कन्वेंशनल यूरिया होता है। देन यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बेसिकली फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, एंड देन कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है बेसिकली जिससे हम इमीडिएट सप्लाई नीड्स को भी बैलेंस कर सके, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर बेसिकली हम एक तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो मतलब ये हमारा जो है एक आज का कंप्लीट डिस्कशन है, और आई होप आपने जो कल वाला वीडियो था वो देख ही लिया होगा। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वेरी हैप्पी दीपावली। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी दीपावली फ्रॉम my side and from my team and from Nirnayas to you and to your family, right? So yeah, thank you so much. Bye bye.